सॉरी, इसके पहले वाले पार्ट का वीडियो कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से कट शॉर्ट हो गया था, तो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम देख रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस का डोमिनेशन देखने को मिलता है एंड उसके और भी रीजंस हैं। एक पहला रीज़न तो हमने देखा था कि क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली थी। सेकेंडली, मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट कर दिया था। दे डिड नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उन्हें अपना सेपरेट नेशन चाहिए था पाकिस्तान। उन्हें चाहिए था कि वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए एंड नॉट इंडियाज। ठीक है, सोशलिस्ट भी थोड़ा सा अनविलिंग थे ज्वाइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, क्योंकि उन्हें लगता था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है तो एक ब्रिटिश क्रिएशन, ब्रिटिशर्स के अंडर है, उनके गाइडेंस में है, उनके गवर्नेंस में ही ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो ब्रिटिशर्स की क्रिएशन है, मतलब कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी केपेबल नहीं है कि ट्रूली फ्री और ऑटोनॉमस होके एक ऑटोनॉमस बॉडी बन के ये इंडिया के लिए कुछ कर सके। ठीक है, तो इस वजह से ये हुआ कि 82% मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कांग्रेस के मेंबर्स थे। ठीक है, और ये चीज़ में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक बात है, कांग्रेस जो थी उसमें ऐसा नहीं कि एक ही आइडियोलॉजी के लोग थे, हर मेंबर का एक अपना डिफरेंट ओपिनियन बोल सकते थे, ग्रुप्स थे। मतलब कांग्रेस एक बड़ा ग्रुप था, वो अम्ब्रेला ग्रुप था और उसके अंदर ही छोटे छोटे ग्रुप्स थे। हमें सोशलिस्ट देखने को मिल जाते हैं, हमें कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स। ये उस टाइम की बात कर रहे हैं, 1940s 1950s की कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी की। तो इस वजह से कांग्रेस वाज एन अम्ब्रेला जिसके अंडर बहुत सारे और ग्रुप्स थे। इस वजह से कांग्रेस जो था वो एक बहुत ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन था फॉर द होल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। ओके, एंड ऐसा होता था कि अगर कांग्रेस मेंबर्स के बीच में कुछ उन्हें लगता है कि उनके ओपिनियंस डिफर करते, तो ऐसा नहीं कि वो चुपचाप होकर एंड देन एक्सेप्ट कर लेते थे, दे वुड स्पीक इट अप। और वो लोग मीडिएशन के थ्रू अपने ओपिनियंस, जो डिफर्ड ओपिनियंस है, उनको लाके एक जैसे करने की कोशिश करते थे। तो इस वजह से कांग्रेस जो था उसमें बहुत सारे व्यू पॉइंट्स थे, और वो उन व्यू पॉइंट्स को, अगर वो व्यू पॉइंट्स डिफर भी करते थे, अलग भी थे, तो वो चुपचाप नहीं बैठते थे, उसको नेगोशिएट करते थे, अपने डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश करते थे। ओके, और इसी वजह से ऐसा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब स्टार्टिंग में सबसे पहले सेशंस में मिली तब, और उसके बाद हम आखिरी सेशंस तक में देखेंगे डिस्कशंस वगैरह, तो बहुत सारे मेंबर्स के व्यू पॉइंट चेंज हो गए, क्योंकि उनके बीच में डिस्कशन हुआ, नेगोशिएशन हुआ, तो उनको रियलाइज हुआ, उन्होंने उनके व्यूज में एक चेंज आया। ठीक है, प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, कांग्रेस मेंबर्स तो डोमिनेटेड थी 82%, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इफेक्टिव इसलिए भी थी क्योंकि वो लोग पब्लिक की ओपिनियन को भी इन कंसिडरेशन ले रहे थे। ओके, तो प्रपोजल्स दिए जाते थे पब्लिक को, उनसे बोला जाता था कि इफ़ देयर इज़ एनी सजेशन दैट यू वांट टू गिव, अगर कोई ऐसी चीज़ है, क्रिटिसिजम्स है, कुछ सजेशन है जो आपको लगता है, काउंटर क्रिटिसिजम्स वगैरह, जो मतलब यहाँ पे एक्टिव तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करी थी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस था वो बहुत एक्टिव था, बिकॉज द पीपल वर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन इट। पब्लिक ही थी जो कि अपने क्रिटिसिजम्स दे रही थी, फिर पब्लिक में से कोई उसके काउंटर क्रिटिसिजम्स भी दे रही है, तो उनके बीच में भी एक तरीके से डिस्कशन चल रहा है इनडायरेक्टली, थ्रू द मीडिया, द मास मीडिया। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट वॉज वेरी एक्टिव, क्योंकि पब्लिक का भी कलेक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें था। ओके, वो अपने व्यूज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बेचते थे कि ओके, वी थिंक दिस प्रोविजन इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हो रही थी। ठीक है, और बहुत सारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बन रही थी उससे लोगों को बहुत होप्स थी, बिकॉज हर सेक्शन ऑफ पीपल को चाहिए था कि उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ थी वो चाहते थे कि उनकी मदर टंग को रिकग्निशन मिले कॉन्स्टिट्यूशन में, वो प्रोटेक्ट की जाए। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को लगता था कि उनका रिलीजन जो है वो प्रोटेक्टेड रहे और प्रॉस्पर करे, डिक्लाइन ना हो जाए। जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें लगता था कि हमें भी अपर कास्ट जैसे अपर कास्ट के लोगों के साथ का इक्वल जस्टिस मिले, इक्वल पोजीशन मिले। तो रिजर्वेशंस वगैरह ऐसी बहुत सारी राइट्स की डिमांड्स थी, जस्टिस, इक्वालिटी, ऐसी पब्लिक में बहुत डिबेट्स, डिस्कशंस जो थे वो राइज हो रहे थे, और उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस भी किया जाता था। ऐसा नहीं कि ओके पब्लिक ने ओपिनियन भेज दिया देन इट्स डन विद।
No, the people, the constituent assembly members actually saw to it that the demand of public was fulfilled, कि लोग जो बोल रहे हैं उनकी आवाज़ सुनी जाए कि वो क्या चीज़ की डिमांड कर रहे हैं. क्विकली यहाँ एक फोटो देख लेते हैं. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन सेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज सीन सिटिंग सेकेंड फ्रॉम द राइट. ये देखिए, ये रहे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर. तो ये एक सेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग इसमें अलग अलग लीडर्स और हमें देखने को मिल सकते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 1.2 इज द डोमिनेंट वॉइसेस. देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 मेंबर्स थे. ओके, देयर वर 300 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इसमें से 6 मेंबर्स जो थे, 6 मेंबर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, 6 मेंबर्स इंपॉर्टेंट से मतलब उनका रोल जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो बहुत ही मेजर, बड़ा और रिस्पॉन्सिबल रोल था. ठीक है, इसमें से 3 तो थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद. ओके, ये तीनों कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे. ओके, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस. अनदर 3 मेंबर्स जो थे वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं. बी आर अम्बेडकर, ओके, के एम मुंशी एंड अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर. ठीक है, ये 6 मेंबर्स जो थे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. कैसे इंपॉर्टेंट रोल था देख लेते हैं. सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज लाइक द गाइडलाइन. ठीक है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा किस आइडियल्स पे बेस्ड है, किन ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड है, हमारे क्या गाइड है जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राइव कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जिस और बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में देखने को मिलती है. तो वो हमें नेहरू जी ने दिया था. एंड ऑल्सो जो नेशनल फ्लैग है, मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तो गांधी जी ने दिया था, नेहरू जी ने हमें दिया था. उसी के साथ साथ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो है, जो आज हमारा ट्राई कलर है, बीच में चक्र वगैरह, वो भी जो था उसके पीछे भी नेहरू जी का हाथ था. तो उन्होंने भी हमारा प्रपोज किया था कि ये नेशनल फ्लैग हमारा इंडिया का ऐसा होना चाहिए. सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, ये दोनों चीज़ें जो थी उनका रोल था, मतलब इम्पोर्टेंट रोल था जवाहरलाल. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऑफ कोर्स और थी, बट मेजरली हम देखिए दीज वर इम्पोर्टेंट थिंग्स. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ही वर्कड बिहाइंड द सीन्स. ठीक है, ही ड्राफ्टेड सेवरल रिपोर्ट्स टू रिकंसाइल ऑपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू. हम देखते हैं कि जनरली पटेल को हम देखते हैं, कोई भी अगर शोज भी उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी जो बनती है उसमें उनका रोल हमें क्लियरली दिखता है कि हिज पार्ट वाज टू रिकंसाइल. नेगोशिएशन में बहुत अच्छे थे, वो नेगोशिएट बहुत अच्छी तरीके से करते थे. एंड अपोजिंग व्यूज़ जो थे लोगों के, हम जानते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स को भी इंडिया में लाने का काम जो था वो पटेल का ही था. तो इस वजह से ही वाज अ गुड नेगोशिएटर. और उनका काम बिहाइंड द सीन्स जाता था कि वो रिपोर्ट्स ड्राफ्ट करना है, या जो दो लोगों के बीच में बहुत ही ऑपोजिंग व्यूज़ हैं उनको एक मीडिएट करना है, एक कॉमन पॉइंट पे लाना है. Third figure is Rajendra Prasad, who was the president of the Constituent Assembly, and he had to steer the discussion along constructive lines, making sure all members had a chance to speak. तो अगेन राजेंद्र प्रसाद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उनका ये था कि ये देखने के लिए कि जो डिस्कशन है, ठीक है, वो किसी प्रोडक्टिव थिंग की तरफ बढ़ रहा है, कोई अच्छी चीज़ की तरफ बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ रहा है. ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक्स के ऊपर हो रहा है एंड ऑल दैट. सो उनका काम था टू ड्राइव द डिस्कशन इन द करेक्ट डायरेक्शन. एंड he also ensured that सभी मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन का एक चांस मिले. ऐसा नहीं हो कि कोई भी मेंबर अपनी बात ना कह पाए, तो सभी की बात आगे आए, सभी की बात सामने आए, सभी की बातों को कंसिडरेशन में लिया जाए. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी थी. ओके, अब ये कांग्रेस मेंबर्स के ट्रियो के अलावा 3 और इम्पोर्टेंट मेंबर्स जो हमने देखे थे वो है बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी एंड अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर. इनका क्या काम था? देखिए, बी आर अम्बेडकर जो थे वो एक लॉयर थे और एक इकोनॉमिस्ट थे. ओके, और अम्बेडकर को देखा जाता है कि वो हमेशा से कांग्रेस के एक ओपोनेंट माने गए. उनको ऐसा लगता था कि
महात्मा की कांग्रेस जो है वो उनके साथ लोअर कास्ट को वो नहीं कर रही है, अपने मूवमेंट में शामिल नहीं कर रही है, या उनके साथ इनजस्टिस कर रही है। तो कहीं ना कहीं अम्बेडकर और कांग्रेस के बीच में ऐसी बहुत सारी लाइंस के ऊपर डिफरेंसेस थे। लेकिन महात्मा गांधी जी ने उनको एडवाइस किया था कि यू बी द लॉ मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट। देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीडर्स ऑफ दैट टाइम, गांधी जी, नेहरू जी, अम्बेडकर, दे रियली वांटेड द गुड ऑफ पीपल। दिस स्टेप, Gandhi ji asking Ambedkar to be a law minister in the Union cabinet when he knew that Ambedkar was a political opponent of the Congress. कांग्रेस और अम्बेडकर की नहीं बनती थी। ये जानते हुए भी अगर उन्हें लॉ मिनिस्टर की पोजीशन दी गई है तो दिस वाज द परफेक्ट वे टू मेंटेन द चेक एंड बैलेंस, कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस जो है वो किसी एक ही डायरेक्शन में चलती जाए। ये इंश्योर करने का तरीका था, और यही एक बहुत ही यूनिक बात थी कांग्रेस में कि इसमें इतने डाइवर्स ओपिनियंस वाले लोग इसके पार्ट थे कि इस वजह से कांग्रेस जो थी वाज अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो लॉ मिनिस्टर भी थे यूनियन कैबिनेट में, और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जो कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी, कि कौन से आर्टिकल्स, प्रोविजंस, ऑल दैट, ये उसके वो चेयरमैन थे उस कमेटी के। ठीक है, उनके साथ दो और लॉयर्स थे, के.एम. मुंशी, ही वाज फ्रॉम गुजरात, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर फ्रॉम मद्रास, और ये दोनों भी इम्पोर्टेंट थे। इन्होंने ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्रूशियल इनपुट्स दिए अपने। ठीक है, तो ये भी लॉयर्स थे, इनका भी बहुत ही क्रूशियल इनपुट्स, सजेशंस, एडिट्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने दिए थे। तो ये 6 जो हमने देखे, नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अम्बेडकर, के.एम. मुंशी एंड अलादी कृष्ण स्वामी Iyer. These 6 were, played a very important role and gave vital assistance to the forming of the constitution. और इन्हीं के साथ साथ 2 सिविल सर्वेंट्स थे। देखिए उस टाइम पर IAS नहीं होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होता था, ICS होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। ओके, नॉट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो 2 IAS इंडियन सिविल सर्वेंट्स थे, B.N. Rao, who was the constitutional एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने बहुत सारे बैकग्राउंड पेपर्स तैयार किए, रिपोर्ट्स तैयार की। वो पॉलिटिकल सिस्टम, उनका काम ये था कि वो अलग अलग कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम को उन्होंने क्लोजली ऑब्जर्व किया, क्लोजली पढ़ा, और फिर उन्होंने सजेशंस दी कि हम कौन सी कंट्रीज़ के प्रोविजंस है जो कि हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी किया, एंड फिर उसकी एक उनको कंबाइन करके कोई एक प्रोविजन कोई कंट्री से, एक प्रोविजन दूसरी कंट्री से, कोई आइडिया कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो उन्होंने स्टडी करके इनपुट्स दी कि हम ये चीज़ें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ चीफ ड्रॉट्समैन थे एक S.N. मुखर्जी, ये भी एक ICS ऑफिसर थे, एंड वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स प्रपोजल्स को लीगल लैंग्वेज में रखे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस तरीके से डेली लैंग्वेज में नहीं लिखा गया। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, देयर इज़ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज जिसमें इसको लिखा हुआ है, एक लीगल लैंग्वेज, दिस आर्टिकल एंड दैट। तो लीगल लैंग्वेज में पुट करने का काम था S.N. मुखर्जी का। So the 6 people that we studied, Jawaharlal Nehru, Patel, Rajendra Prasad, Ambedkar, K.M. Munshi, and Aladi Krishna Swamy Iyer, and assisting these 6 were the 2 ICS officers, B.N. Rao and S.N. Mukherjee. So these were the dominant voices in the Constituent Assembly. इनका एक major role इन्होंने play करा था Constituent Assembly में। अब अम्बेडकर का काम था कि गाइडिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको गाइड करना, उसमें से कोई ऐसे उन्हें लगता है कि कुछ अनलॉफुल या कुछ नॉट करेक्ट है, उसको स्क्रैप करना। तो इस पूरी प्रोसेस में 3 years लगे, और ये जितने भी डिस्कशंस एंड डिबेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किए गए थे, वो सभी 11 बल्कि वॉल्यूम्स में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से एक डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जितने भी डिस्कशंस एंड डिबेट्स जो थे उन सभी को रिकॉर्ड किया गया है कि किस तरीके से दी सेशन वुड गो फॉरवर्ड, असेंबली किस डायरेक्शन में स्टीयर हो रही थी, किसने क्या कहा, किसके क्या आर्ग्यूमेंट्स थे। All of these and all the divergent viewpoints have been recorded in the Constituent Assembly Debates (CAD) and they have been published in 11 bulky volumes. Of course 3 साल में इतने डिस्कशंस हुए तो उन सभी को रिकॉर्ड करना इट्स अ वेरी बल्की थिंग। ओके,
तो ये हमारा यहाँ पर डोमिनेंट वॉइसेस हमने एक बेस उसका बैकग्राउंड पढ़ लिया। नाउ द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसके पहले हम ये वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए ये जो था वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कॉपी, ये नेहरू ने एक स्पीच दी थी 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने स्टार्ट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वर्क करना। बेसिकली इस स्पीच में नेहरू जी ये कहते हैं कि हमने हमारे आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, नॉट जस्ट डायरेक्टली कोटिंग हिज वर्ड्स, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि देयर आर मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस अहेड ऑफ अस। हमने देखे हैं बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स के हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिससे देख के हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं, उनसे लेसन सीख सकते हैं। जो मिस्टेक्स उन्होंने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस में करी थी उसको रिपीट ना करें। तो ये सारी चीज़ें को देखकर हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जिनको देखकर उनमें से सारी अच्छी चीज़ों को इंटीग्रेट करके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। एंड हियर ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ 3 डिफरेंट नेशंस। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, जो रेवोल्यूशन हुआ था, उनका एग्जांपल इस स्पीच में देते हैं वो। फिर वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल देते हैं। अगर हमने पढ़ी थी ओथ ऑफ द टेनिस कोर्ट की, जितने भी फ्रेंच नेशनल असेंबली थी कैसे बनी और कैसे टेनिस कोर्ट में वो मिले और उन्होंने वहाँ पर डिसाइड किया, द थर्ड एस्टेट्स, द सेकंड थर्ड जो भी एस्टेट्स के लोग थे वो मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि नाउ वील मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। और डिस्पाइट की किंग की तरफ से काफ़ी मोनार्क अपोज दिस, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते थे, उसके बावजूद भी वो सभी लोग मिले एंड दो इन अ टेनिस कोर्ट, नॉट इन प्रॉपर अरेंजमेंट, बट दे डिड नॉट डिस्पर्स ऑफ अंटिल दे हैड कंप्लीटेड व्हाट दे स्टार्टेड एंड व्हाट दे डिसाइडेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ऐसे बनाया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बना एंड उसमें जो हमें देखने को मिलती है फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसे वैल्यूज देखने को मिलती है। एंड द थर्ड एग्जाम्पल ही गिव्स ऑफ रशिया, द सोवियत यूनियन एंड नेहरू। मैं ये बता दूँ कि नेहरू वॉज वेरी इंस्पायर्ड फॉर सोशलिज्म। जो रशिया में जो सोशलिज्म फॉलो किया जाता था वो उससे काफ़ी इंस्पायर्ड थे और वो इंडिया को भी एक सोशलिस्ट नेशन बनाना चाहते थे। तो यहाँ पर वो ये 3 एग्जाम्पल्स देते हैं, रशिया, अमेरिका एंड फ्रांस का, और वो कहते हैं कि इन एग्जाम्पल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी सक्सेस से हम सीख सकते हैं, उनके फेलियर्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये बात है कि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल फेलियर्स को अवॉइड कर देंगे। हर चीज़ की प्रोसेस में देखिए फेलियर जो है वो ह्यूमन एफर्ट का एक परमानेंट पार्ट है। फेलियर इज़ मतलब एक तरीके से अगर मैं यहाँ पर स्टेट करूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कि फेलियर जो है इट्स द एविडेंस की दैट ह्यूमन इज ट्राइंग। जब ट्राई करता है तभी फेल होता है। तो नेहरू जी भी अपनी स्पीच में यही कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, डिफ़िकल्टीज आएंगे, लेकिन इन सब के बावजूद हम अपना ड्रीम अचीव करेंगे। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक और चीज़ यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि ये पूरी स्पीच जो थी एक्चुअली एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये था, उसके लिए उन्होंने ये स्पीच दी थी। उसमें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करी थी कि इसमें मैं कहीं भी डेमोक्रेटिक वर्ड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वी आर यूजिंग द वर्ड रिपब्लिक। रिपब्लिक हमें पता है कि रिपब्लिक मतलब जो भी हमें रूल करेगा वो जो है वो इलेक्टेड रहेगा, ठीक है ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक? इतना डिफरेंस होता है कि रिपब्लिक में भी इलेक्शन के थ्रू हमें रिप्रेजेंटेटिव मिलता है, डेमोक्रेसी में भी, बट डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है। ईच एंड एवरी पर्सन अबव अ सर्टेन एज एंड हर सिटीजन को हैज़ द राइट टू वोट। रिपब्लिक में कुछ सेक्शन होता है कि हमने जैसे कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर देखा था कि सबसे पहले जब शुरुआत में ये सिस्टम वहाँ पर हुआ था, वोटिंग सिस्टम और रिपब्लिक का, यहाँ पर हमने देखा था कि ओनली द मैन हु हैड मनी वर अलाउड टू वोट, और धीरे धीरे करके फिर द मैन हु वर एजुकेटेड, देन द मैन हु डिड नॉट हैव प्रॉपर्टी, देन वो धीरे करके अलाउ किया था उनको वोट करना। तो ये एक रिपब्लिक होता है, नॉट ऑल सेक्शंस आर अलाउड टू वोट, एंड डेमोक्रेटिक मतलब ऑल सेक्शंस, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। तो नेहरू जी स्पीच में यही कहते हैं कि आई एम मेंशनिंग कि वी विल बी अ रिपब्लिक, बट
आई एम नॉट सेइंग द वर्ड डेमोक्रेटिक हियर। हम लोग डेमोक्रेसी के सारे आइडियल्स को फॉलो करेंगे और इनकॉर्पोरेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट किस तरीके से हमें डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना है, क्योंकि डेमोक्रेसी के भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, एक प्रोसीजर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी हम मतलब उस टाइम पर भी डेमोक्रेसी 1947 में कई नेशंस थे जो डेमोक्रेटिक थे, लेकिन फिर भी वो फॉर्म सेम था, डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी सेम थी, बट स्टिल ईच डेमोक्रेसी वाज डिफरेंट फ्रॉम अनदर वन एंड ईच डेमोक्रेसी वाज यूनिक। तो वो यही कहते हैं कि डेमोक्रेसी के सारे आइडियल्स को कोऑपरेट किया जाएगा, बट जस्ट द वर्ड डेमोक्रेटिक इज नॉट बीइंग यूज्ड। इट इज ऑब्वियस कि रिपब्लिक जो है वो तो है ही सही, बट डेमोक्रेसी का वर्ड इसलिए यूज नहीं है कि किस तरीके से हमें डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना है, किस वे में डेमोक्रेटिक बनाना है इंडिया को, उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होगा। सो दिस वाज द स्पीच। रीड इट वंस ट्वाइस थ्राइस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। सोर्सेज जो है वो एग्जाम में आएंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोर्स को करना ज़रूरी है। ओके, एंड दिस वाज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट इन द वॉल्यूम 1, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट वाज इन द वेरी बिगिनिंग, दिसंबर 1946 में उन्होंने ये स्पीच दी थी, तो ये वॉल्यूम 1 में ही हमें मिल जाएगी।